हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने जियो केमिस्ट का जो जीएस वाला सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चंस किए थे और आज हम उनसे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 2022 का पेपर है और ये इसका जो बुकलेट नंबर है वो डी है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ डे टाइम हीटिंग एक्सपीरियंस ऑन अर्थ। जो डे टाइम में हीटिंग होती है अर्थ में, जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं उसके कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए, द हाइएस्ट डे टाइम टेम्परेचर यूजुअली अकर्स सेवरल आवर्स आफ्टर द टाइम ऑफ मैक्सिमम सोलर इनपुट। तो जब मैक्सिमम सोलर इनपुट होता है, यानी कि जब सूरज की जो किरणें हैं सबसे मैक्सिमम आती हैं अर्थ पे, तो सबसे ज़्यादा जो डे टाइम पे टेम्परेचर होता है वो उसके सेवरल आवर्स आफ्टर होता है। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए एकदम से जैसे जैसे आपका सन है ना, जैसे सन है और ये आपकी अर्थ है, तो इस पे क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जब ये मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंचेगा, जब जो सनलाइट है, सन की रेडिएशन है, वो मैक्सिमम अर्थ पे पहुंचेगी तभी आपका सबसे ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ऐसा नहीं है। पहले क्या देखिए, अर्थ का क्या प्रोसेस होता है कि पहले जो भी रेडिएशन आ रही है ये इसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और जब ये मैक्सिमम पे भी होता है तब भी जो अर्थ है हमारी क्या है, एब्जॉर्ब ही कर रही होती है और कुछ घंटों बाद क्या होती है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर गेन कर लेती है। उसके बाद ये क्या करती है, उसके बाद ये इमिट करना शुरू कर देती है। तो जो पहला आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन अकर्स अबाउट एन आवर एंड हाफ आफ्टर सनसेट। तो जो इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन है, जो मैंने बताया कि पहले अर्थ एब्जॉर्ब करती है और फिर उसको रेडिएट करती है, तो ये लगभग सनसेट, जब सनसेट हो जाता है उसके लगभग 1.5 घंटे के बाद होता है। तो ऐसा नहीं होता। देखिए जैसे जैसे सन का एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर पे आ जाता है, मैक्सिमम रेडिएशन पे आ जाता है। जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में लें तो जैसे 12-1 बजे के करीब वो मैक्सिमम पे होता है। फिर क्या होता है कि धीरे 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 उसकी रेडिएशन जैसे जैसे सनसेट की ओर जाता है, धीरे धीरे उसकी रेडिएशन कम होती रहती है। और जैसे जैसे धीरे धीरे कम होती रहती है, तो धीरे धीरे फिर जो अर्थ है आपकी, वो भी क्या करती है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर गेन करने के बाद उसको रेडिएट करना शुरू कर देती है। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आफ्टर सम आवर्स, कि जितना वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही वो क्या कर रही है, इमिट कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सनसेट के बाद होता है, ये सनसेट से पहले ही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इसमें रॉन्ग है, यानी कि यही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें रॉन्ग ही पूछा है। ऑप्शन नंबर सी है, द एक्सटेंट ऑफ डेली लैग इन मैक्सिमम टेम्परेचर वेरीज। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए जो डेली लैग है, डेली लैग टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम डेली लैग टेम्परेचर क्या होता है, देखिए ये वो टेम्परेचर होता है कि जब सोलर रेडिएशन पीक पे होती है और जब टेम्परेचर अपने हाईएस्ट पे होता है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको डेली लैग इन मैक्सिमम टेम्परेचर। देखिए जब सोलर रेडिएशन पीक पे होती है उसका मतलब ये नहीं होता है कि अर्थ का टेम्परेचर भी पीक पे है। अर्थ का टेम्परेचर तो सेवरल आवर्स आफ्टर पीक पे होता है। तो उस सेवरल आवर्स आफ्टर और जब वो सोलर रेडिएशन मैक्सिमम होती है, पीक पे होती है, उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं डेली लैग इन मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यस, ये वेरी करता है, ये टाइम वेरी करता है। आपका जो अर्थ की जियोग्राफिकल आप देखें, जियोग्राफिकली देखें तो इंडिया में ये अलग होता है, और अगर आप दूसरे किसी कंट्री में जाएं, जैसे अमेरिका में जाएं, तो ये आपको अलग होगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी है, प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन कवर रिड्यूसेस द मैक्सिमम टेम्परेचर।
अगर आपका वेजिटेशन है मतलब पेड़ पौधे हैं तो जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि आप पेड़ पौधे लगाइए ताकि जो अर्थ पे गर्मी है वो कम हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्थ फेसिंग स्लोप एंड साउथ फेसिंग स्लोप इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नॉट करेक्ट। तो इसमें भी नॉट करेक्ट पूछा है। ये यूपीएससी की खास बात होती है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से पढ़ने होते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि नॉर्थ फेसिंग स्लोप और साउथ फेसिंग स्लोप में क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए, अगर ये अर्थ है, आपको पता है कि जो इसका ऊपर का हाफ एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर का जो हाफ हिस्सा है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे है उसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो बीच में होती है इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। तो इसने किसमें पूछा है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंटेस्ट में ही पूछा है, इसमें ही। तो इसने बोला है कि जो साउथ फेसिंग स्लोप्स है और जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स है, तो देखिए नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स क्या होंगे, नॉर्थ फेसिंग ऊपर होगा और साउथ फेसिंग नीचे स्लोप्स होंगे, है ना। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, मतलब इसमें इनके कंटेक्स्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो आपको पता है, देखिए जो सबसे ज्यादा सन की लाइट पड़ती है वो इक्वेटर पे पड़ती है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो साउथ ये हो गया और नॉर्थ ये हो गया। दोबारा कर देती हूँ, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया नीचे, आपको पता है नीचे साउथ होता है और ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। ये नॉर्थ ये साउथ। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो सनलाइट होती है, जो सन की रेडिएशन है वो इक्वेटर पे पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे पड़ेगी और धीरे 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 जैसे ऊपर आप नॉर्थ पोल की तरफ जाना शुरू करेंगे तो क्या होती है, वो जो आपकी रेडिएशन है वो बहुत कम होती चली जाती है। तो इसका देखिए, इसका पहला ऑप्शन देखिए, नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स आर स्नो कवर्ड while south facing slopes are bare। तो क्या ये सही है या नहीं, तो सही है। देखिए मैंने बोला कि ऊपर क्या है, ऊपर रेडिएशन कम होगी, तो जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स हैं वो क्या होगी, वो स्नो कवर्ड होगी, वहां पे बर्फबारी होगी, जबकि जो साउथ फेसिंग स्लोप्स हैं वहां पे वो बेयर होगी। ऐसा वहां पे इतना ज्यादा नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा, साउथ में ऐसा नहीं होता है। फिर है, नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स गेट लेस इंटेंस रेडिएशन एज कंपेयर टू साउथ फेसिंग स्लोप्स। ये तो इसका फोकस है, मेन चीज जो डिफरेंस है वो यही है कि ज्यादा रेडिएशन किसको मिलते हैं, साउथ फेसिंग स्लोप्स को। फिर है, स्नो ऑन नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स इज फाउंड एट लोअर एल्टीट्यूड देन साउथ फेसिंग स्लोप्स। कि जो अगर आप स्नो देखें तो ये एल्टीट्यूड पे, जैसे ये पहाड़ियां हैं नॉर्थ की, ये इनका जो अगर एल्टीट्यूड है वो कम पे स्नो मिल जाती है ना, कम एल्टीट्यूड पे स्नो मिल जाती है, जबकि साउथ में ये क्या मिलती है, ज्यादा पे मिलती है। उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे देखिए नीचे अगर आप जाओगे तो रेडिएशन ज्यादा होगी, जैसे 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 ऊपर जाओगे तो क्या होगा, रेडिएशन कम होती चली जाएगी, तो आपकी जो स्नो होगी वो ऊपर ऊपर मिलेगी। जबकि जो नॉर्थ है वहां पे तो रेडिएशन ऑलरेडी कम है, तो आपको कम एल्टीट्यूड पे स्नो मिल जाएगी। फिर है नंबर ऑप्शन नंबर डी, ट्री लाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑन नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स एंड साउथ फेसिंग स्लोप्स आर सिमिलर। देखिए जब टेम्परेचर अलग अलग होता है, आपको पता है कि जो ट्री लाइन कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो रिप्रेजेंट करता है थिन लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड सरफेस हैज बिकम कोल्ड इनफ टू कंडेंसेट। तो जो आपकी अर्थ है, जो अर्थ का जो ग्राउंड है
उसके पास, उसकी सरफेस के ऊपर ऊपर क्या होता है, आपकी एक एयर की थिन लेयर होती है, और फिर क्या होती है, वो इतनी कोल्ड हो जाती है, इतनी ठंडी हो जाती है, वो कंडेंसेट करना शुरू कर देती है। जैसे सर्दियों में ड्यू पड़ती है ना, तो उसी को बोलते हैं। अब क्योंकि वो ग्राउंड के पास होती है तभी तो हम उसको देख पाते हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। अगला ऑप्शन है देयर इज थोरो मिक्सिंग ऑफ एयर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये तो बिल्कुल नीचे नीचे होती है। इवेपोरेशन हैज एक्सीडेड कंडेंसेशन। इसमें बोला है कि कंडेंसेशन नहीं होता, इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वो आपके एयर में ऊपर चला जाता है। तो बिल्कुल नहीं, कंडेंसेट ही होता है, तब वो क्या बनती है, ड्यू बनती है। द नाइट टेम्परेचर इज वार्म। जो नाइट का टेम्परेचर है वो वार्म होता है, ऐसा नहीं होता है नाइट का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैज नॉट बीन एट्रीब्यूटेड टू एल नीनो ड्यूरिंग अर्ली 90s। जो अर्ली 90s में एक घटना हुई थी एल नीनो वाली, उसके रिस्पेक्ट में कौन सा सही नहीं है। देखिए मोस्टली में क्या बोल रहे हैं, सही नहीं है, वही आपको बताना है, ये नोट आपको देखना है। उसने भी बोल्ड करके दिया हुआ है ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। तो देखिए पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो अर्ली 90s में क्या हुआ था। अर्ली 90s यानी 1982 और 1983 के बीच में। तो आप ये देखिए द एल नीनो फिनोमिना क्या होता है। ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है और ऊपर आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और ये मैक्सिको है, और इनके बीच में क्या है, ये पैसिफिक ओशन है। तो जो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से जो विंड्स होती है, जो इक्वेटोरियल विंड्स होती हैं, वो एक साथ क्या होती है, इक्वेटोरियल विंड्स गैदर वार्म वाटर। तो जो विंड्स हैं वो वार्म वाटर के आसपास क्या हो जाती हैं, गैदर हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर इकट्ठा होकर ये किस तरफ जाती हैं, वेस्ट की तरफ जाती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है। और जो यहाँ पे आपके एशियन कंट्रीज है इनकी तरफ आती है। तो यहाँ पे क्या कर देती है, ये गर्म जो हवाएं हैं इधर की तरफ जाती है। जब ये इधर की तरफ जाती हैं तो जो साउथ अमेरिका साइड है जो ये है, ये हो जाता है कोल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे गरम गरम हवाओं के साथ तो इधर चला गया जो गर्म पानी है, और तो पीछे क्या रह गया, ठंडा पानी। तो ये कोल्ड वाटर तो साउथ अमेरिकन कोस्ट के जो अलोंग है ये आपका कोल्ड वाटर होता है, और इसी वजह से ये इस वाले एरिया में ठंडा रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसमें जो एल नीनो एयर है जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, उसमें क्या होता है कि ये जो आपकी हवाएं हैं, ये जो हवाएं हैं ये इधर ना जाके वापस आ जाती हैं। ये क्या जाती है, इधर ना जाके वापस आ जाती हैं, क्योंकि जो ये ठंडा पानी है ये इनको उधर की तरफ पुश करने में असमर्थ होता है। तो ये क्या होता है, इधर ना जाके इधर आ जाती हैं, और ये क्या हो जाता है। तो और यहाँ पे जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, उस समय जो अर्ली 90s में है वहां पे सबसे वार्मेस्ट विंटर पाई गई उन अर्ली, क्या बोलते हैं, अर्ली 90s में। ठीक है, तो आपको आई होप थोड़ा समझ में आया होगा ये। फिर है तो ये है द वार्मेस्ट विंटर इन द ईस्टर्न यूएस ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स। तो ये बिल्कुल सही है। ड्रफ इन साउथ ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो मैं बात कर रही थी कि कहाँ पे सूखा पड़ा, तो जो ये साउथ ईस्ट अफ्रीका है यहाँ पे, साउथ ईस्ट अफ्रीका यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको पता है न्यूजीलैंड, और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट अफ्रीका। तो इन वाले एरिया में क्या पड़ा, ड्रफ पड़ा, सूखा पड़ गया, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे ठंड बढ़ गई। फिर है प्रोलिफिक ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ इन इन द पैसिफिक ओशन। तो इसमें जो कोरल रीफ है इनका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए कोरल रीफ का जो ग्रोथ है वो ऐसा नहीं होता है कि बहुत थोड़े से समय में हो जाता है, उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया। तो ये जो ऑप्शन सी है ये गलत है, उसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर है इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग। तो देखिए ब्यूबोनिक प्लेग क्या होता है, एक रेयर लेकिन सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो मक्खियों के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो बिल्कुल जब वहां पे गर्मी बढ़ गई
तो क्या हुआ, जो ये रेयर ब्यूबोनिक प्लेग है साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में ये इंक्रीज हो गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज इज नॉट कंसिडर्ड टू बी लार्जली चेंज इन इट्स अमाउंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज लार्जली चेंज नहीं होती है। तो देखिए वाटर वेपर चेंज नहीं होती है, इसका आंसर है ए। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत चेंज होती है, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड लिटरली छोड़ते हैं और हमारे जो वाहन होते हैं उसमें से बहुत निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का तो पता ही है आपको, ये तो मेन रीजन है जो ओजोन गैस की लेयर है ऊपर उसमें छेद करने के लिए। और मीथेन, मीथेन भी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज से होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। जो पीगेसस है ये अक्सर न्यूज में सुना है, ये क्या था, देखिए ये 2022 में जो करंट अफेयर्स है उसका क्वेश्चन है। तो ये था एक स्पाईवेयर। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्री ट्रेड डील। ये बिल्कुल सही है। और इंडिया इसका मेंबर है नहीं, ये बिल्कुल इंडिया का इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली। तो 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए जो RCEP है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें कौन कौन है, देखिए इसको इसमें क्या आप कैसे पहचानेंगे। देखिए एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच में है ये, तो इसमें कौन कौन है, देखिए चाइना, फिर चाइना के नीचे म्यांमार, वियतनाम, फिर लाओस, फिर थाईलैंड, फिर मलेशिया, फिर इंडोनेशिया, फिर इधर आ जाओ फिर साउथ कोरिया। देखिए इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया भी है लेकिन वो दिखाया नहीं हुआ है क्योंकि इसका जो मेंबर है वो साउथ कोरिया है। फिर जापान, फिर आपका आ गया फिलीपींस, कंबोडिया, फिर ये आपका आ गया ब्रुनोई, सिंगापुर, फिर आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत इसका पार्टनर नहीं है। भारत के ऊपर बहुत बार प्रेशर बनाया गया है कि आप इसको साइन कर दो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन भारत इस पे साइन नहीं करता है। उसका कारण ये है कि ऑलरेडी हमारी कंट्रीज में बाहर के देशों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होता है और हमारा देश ऐसे मतलब इतना टेक्नोलॉजी में इतना हाई नहीं हुआ है कि वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए अपने देश को डेवलप करने के लिए, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट के लिए, ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो, तो इस वजह से क्या है इंडिया ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन नहीं करता क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डंपिंग हो जाएगी। अभी बहुत डंपिंग होती है तो बहुत बार प्रेशर बनाया जाता है लेकिन इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अब 2022 में बोला था कि इनमें से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ है रिसेंटली। तो ये था रामाप्पा टेम्पल नियर वारंगल, ये कहाँ पे है, तेलंगाना में। उस समय ये हुआ था। तो देखिए इन क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप अपना 2024 के हिसाब से पता कर लीजिए कि अब कौन सी न्यू साइट ऐड हुई है। तो अगर अभी आप देखें तो अभी हुई है मोइडेम्स। ये कहाँ पे है, ये आपका है आसाम में। देखिए मोइडेम्स क्या होता है, ये था माउंट ब्यूरियल सिस्टम था अहोम डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, ये था माउंट ब्यूरियल सिस्टम ड्यूरिंग अहोम डायनेस्टी। अब देखिए माउंट क्या होता है, जैसे एक ऐसे, जैसे आपका ये क्या है ग्राउंड है, उसके ऊपर ऐसे माउंट टाइप का बना देते थे और उसमें बरी करते थे। अभी तो खोदते हैं, पहले खोदते नहीं थे, ऊपर से ऐसे डाल के उसका माउंट बनाते थे। तो जो ये वाली चीजें हैं इसको अब 2024 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। और देखिए अब ये कितनी हो गई, ये 43rd है फ्रॉम इंडिया। और आसाम से अगर देखें, आसाम से 3rd है। तो इससे पहली दो कौन सी है, इससे पहली दो हैं आपकी, एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क और एक है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो और ये जो इंस्क्राइब्ड है ये नेशनल कैटेगरी इन 1985 में ये इंस्क्राइब्ड है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है द टर्म
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज ऑफन मेंशन इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो कंटेस्ट है डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि रेगुलेटरी टेक्निक होती है, इसमें रैपिडली प्रोड्यूस किया जाता है मिलियंस एंड बिलियंस कॉपी ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। एक डीएनए का स्पेसिफिक, आपको पता है डीएनए ऐसे होता है, उसका एक स्पेसिफिक सेगमेंट लेंगे और लेबोरेटरी में इसकी मिलियंस एंड बिलियंस कॉपी बनाएंगे। तो जो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, तो ये किसके कंटेक्स्ट में है, डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी एसोसिएटेड है, मैच करने हैं कितने, मतलब करेक्टली मैच है। तो एलोन मस्क एप्पल से है, जेफ बेजोस अमेजोन से है, टिम कुक टेस्ला से है। तो देखिए एलन मस्क है टेस्ला से और टिम कुक है एप्पल से, ये ऐसे हैं। बाकी जेफ बेजोस अमेजोन से है, ये सेकंड वाला बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, ये भी 2022 का करंट अफेयर का है। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। तो ये था एल सेल्वाडोर, जो कि आपकी कहाँ पे है, साउथ अमेरिकन कंट्री है ये। तो ये जो कंट्री है ये आपके पड़ती है मैक्सिको के नीचे। आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है ना, इसके नीचे ऐसे मैक्सिको है, तो इसके नीचे पड़ती है एल सेल्वाडोर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following was recently considered to be a suitable site for introducing African cheetah in India? तो ये 2022 की ही न्यूज है, ये था कूनो नेशनल पार्क इसका आंसर। देखिए अब ये जो आपके हैं दूसरे सारे ऑप्शन हैं, इनका भी हमें अगर हमें पता हो ये कहाँ कहाँ पे है। देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर यूपी में, कूनो नेशनल पार्क है आपका कूनो नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में, और मानस नेशनल पार्क है आपका असम में। अब आते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में है द ई अमृत वेब पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च्ड एट COP26 summit in Glasgow recently has been developed by नीति आयोग in collaboration with which government of, तो ये यूके की गवर्नमेंट के साथ ई अमृत पोर्टल हमने लॉन्च किया था। अब चलते हैं आगे। What is the common to the places called एलियार, इडुक्की, मैच्यूर एंड परम्बिकुलम? तो ये सारे के सारे क्या है, वाटर रिजर्वायर हैं। अगर आप देखिए जो एलियार वाटर रिजर्वायर है ये है तमिलनाडु में, इडुक्की है केरला में, फिर मैच्यूर है तमिलनाडु में, और फिर परम्बिकुलम है आपका केरला में। फिर है द यूनाइटेड नेशंस हैज रिसेंटली वार्न्ड दैट फेमाइन like conditions have been created by climate change in which one of the following countries? तो ये मेडागास्कर को इन्होंने वार्न किया था। फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी, जहाँ खाने के लिए भी कुछ ना बचे, तो ये इन्होंने वार्न किया था मेडागास्कर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ई संजीवनी आपका है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें देखो करेक्ट पूछा है। पहला है इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो प्रोवाइड करेगा फिजिकल प्रेजेंस। तो ये फिजिकल प्रेजेंस नहीं प्रोवाइड करेगा, तो ऑफ द डॉक्टर्स टू द डोर स्टेप ऑफ पेशेंट। तो फिजिकल प्रेजेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आपको टेली कम्युनिकेशन करेगा, फोन के द्वारा क्या आप करेगा, कम्युनिकेट करेगा। फिर है वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज फैसिलिटेटिंग डॉक्टर टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन। तो वही टेली कंसल्टेशन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अपनी पोस्ट से किसे रिजाइन करेगा, ये करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि इनमें से कौन से करेक्ट है? तो पहला है द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनलिस्टेड इन पार्ट
4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही है। और आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली गई हैं। फिर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड द वर्ड सेक्युलर टू द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका स्टेटमेंट 2 है ये इनकरेक्ट है। तो ये जो ऐड किया गया था सेक्युलर, ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976। उसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे। कौन कौन से? एक हुआ था सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, एंड एक और वर्ड हुआ था इंटीग्रिटी। तो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो उसको क्या बोल दिया? सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इंटीग्रिटी में बोला था, पहले था यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा हुआ था हमारे प्रेम्बल में, उसको चेंज किया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो 3 वर्ड इसमें ऐड हुए थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ यही करेक्ट है। तो 38 का ए करेक्ट है। फिर है आर्टिकल 3 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो आर्टिकल 3 to 4 है आपका द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आपको आर्टिकल का भी नहीं पता ना, आपको थोड़ी सी नॉलेज है किस चीज की, आपको थोड़ी सी पॉलिटी की नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, तो आप बिना इसको जाने भी कर सकते हैं, क्योंकि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है। लेकिन ये जो ऊपर के 3 मेंशन किए ना, ये सारे स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब लॉ के द्वारा ये सब बनाए हुए हैं। जैसे पहला है द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये बनाया गया था 12 अक्टूबर 1983 में, और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर बनाया गया था एक ऑर्डिनेंस था, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये ऑर्डिनेंस कब हुआ था? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993 में। फिर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1964 में, और ये एड्रेस किया गया था जो गवर्नमेंट के अंदर करप्शन है उसको एड्रेस करने के लिए। और 2003 में पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया गया था और इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। फिर अगर आप ऑप्शन सी देखें, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये आपको पता है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये सेटअप किया गया था अंडर द राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में बना था, उसके अंडर है ये। तो अंडर द राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 उसके अंडर ये बना था। तो अगर आपको पता हो कि सिर्फ यही एक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, बाकी सब तो आपके स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग provisions of the Constitution of India was not adopted from the British Constitution। तो देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। फिर है लॉ मेकिंग प्रोसीजर ब्रिटिश से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी ब्रिटिश से। तो ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया था, ये लिया गया था इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड से। तो चलिए देखिए, हमने आगे के 20 क्वेश्चन और सोल्व कर लिए, इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। देखिए आगे भी आप देख सकते हैं पॉलिटी के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें अगर आप देखें तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि 44th अमेंडमेंट और 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट में। तो जब आप कुछ भी पढ़ें तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और इस तरह से पढ़ें कि आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ उसमें ऐसे
ट्रिकी वर्ड्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स लगाएं जिससे आप मतलब कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम तो क्या होता है, ईजी होता है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग चीज़ें बहुत डालते हैं। तो आपको इसी का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।